अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता था कि लास्ट एपिसोड में हम लोग बेल्जियम ब्रुसेल्स में पहुंच गए थे और फिर हमने सेकंड टाइम ऑलमोस्ट सिटी का टूर शुरू किया था और मेजॉरिटी जितनी भी अट्रैक्शंस थी वो सारी हमने कवर कर ली थी। तो आज जो है हम दोबारा से एक शॉर्ट सा डे ट्रिप करने जा रहे हैं और ये डे ट्रिप होगा हमारा ब्रुसेल्स से गेंट तक, जो कि ऑलमोस्ट नियर बाय सिटी है, एक घंटा लगता है जाने में। और मैंने सेम जो फ्लिक्स बस मैंने पेरिस से ब्रुसेल्स जाने के लिए करवाई थी, वही बस मैंने दोबारा से गेंट जाने के लिए भी करवाई है। तो लेट्स सी कि गेंट का हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने बस वाले एरिया पे जो ब्रुसेल्स नॉर्थ स्टेशन है उसकी तरफ, और वहाँ से मुझे फिर दोबारा से फ्लिक्स बस मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूरोप में सिर्फ दो ही बसेस काम करती हैं, एक ब्ला कार है और एक फ्लिक्स बस है। तो इन दोनों के ऐप से आप जाके डायरेक्टली इन बसेस को बुक कर सकते हैं और आई थिंक यही ही सबसे चीपेस्ट मेथड है यूरोप के अंदर ट्रैवल करने का। इनका एक और तरीका भी है, यूरो रेल जिसको कहा जाता है, और उसके पासेस मिलते हैं और उसका डेली का पास का समय होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे उसमें। मतलब इवन कि अगर आप 2 दिन का पास भी लेते हैं तो वो 150 यूरोज़ 200 यूरोज़, दैट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो आपका एक सोलो ट्रैवलर के लिए या बजट ट्रैवलर के लिए वो बिल्कुल भी फीसिबल नहीं है। तो अभी हम चलते हैं गेंट और मैं वहाँ का आपको नज़ारे दिखाता हूँ। गेंट बेसिकली एक स्टूडेंट सिटी है और वो फेमस है अपने पीसफुल इन्वायरमेंट और व्यूज़ की वजह से। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मेरे पीछे जो ये आप अभी इस वक्त ये बड़ा सा टावर देख सकते हैं, ये ब्रुसेल्स का नॉर्थ टर्मिनल स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है बेसिकली, और यहीं से ही पूरे यूरोप के लिए ट्रेन्स निकलती हैं। और इस तरह के सेंट्रल स्टेशन जो हैं आपको हर सिटी में ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि यूरोप जो है बाय रेल कनेक्टेड है, पूरा यूरोप। तो आपने अगर यूरोप की किसी भी सिटी में जाना है तो आप बाय रेल जा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और हम जैसे जो थर्ड ईयर कंट्रीज से आते हैं उनके लिए वो बड़ा हार्ड होता है उनमें ट्रैवल करना। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस पर ट्रैवल करें। सेकेंडली, हमने चूँकि बस पे जाना है तो हमने उस टर्मिनल पे नहीं जाना, हमने बस वाले टर्मिनल पे जाना है, जो कि बिल्कुल इसके एडजेसेंट। यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बसेस खड़ी होंगी और वो वहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। कल जब मैं ब्रुसेल्स में आया तो बारिश हो रही थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई और मौसम जो है बहुत नॉर्मल हो गया। तो मुझे लगा कि आप तो कैंट में भी इतनी ठंड नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मई का मंथ है और आज 11 तारीख है और आज बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं अपने साथ जैकेट नहीं लाया और मैं उस चीज़ को रिग्रेट कर रहा हूँ कि जैकेट उठा लेकिन मेरा इरादा था कि मैं उठा लेता हूँ, लेकिन मैंने नहीं उठाई। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सब नई जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो अगर आप भी आएँ तो एक आधी जैकेट साथ लेकर आएँ। These bandanas make it hurt. सिटी की खूबसूरती में जो मेन किरदार अदा कर रही है चीज़, वो ये कैनाल है जो पूरी सिटी के अराउंड आपको ये मिलती है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो ये कैनाल कहीं से कहीं कनेक्ट हो रही है और कहीं से कहीं। और इसी के साथ अगर इस सिटी को मैं ये कहूँ कि ये बेल्जियम का सबसे खूबसूरत सिटी है, तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये पानी का वाला फैक्ट्री इसमें बड़ा मेजर है, कैनाल ने सिटी को बहुत खूबसूरत बना दिया है। और दूसरा, यहाँ पर आपको मेजॉरिटी सारे स्टूडेंट्स ही नज़र आएंगे आसपास। तो ये स्टूडेंट सिटीज़ भी है और ये यूनिवर्सिटीज़ भी, लेफ्ट और राइट सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है।
राइट बिहाइंड मी यू कैन सी जो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप है वो है सेंट ब्रावोस कैथीड्रल। ये जो चर्च था ये ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी में एज अ रोमन चर्च इसको बिल्ड किया गया था, और तब इसका आर्किटेक्चर भी इस तरह का नहीं था। लेकिन बाद में फिर इसमें एवोल्यूशंस होती गई हैं और इसमें गॉथिक जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब ये स्टिल स्टैंडिंग है, बहुत सारी वॉल्स भी यहाँ पर हुई हैं, और इवन जो इनका चार्ल्स V था उसकी बैप्टाइजेशन भी यहीं पर हुई थी इसी चर्च में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इस चर्च के हवाले से मशहूर है वो ये है कि जो सेंट ब्रावोस थे वो एक नोबल थे, एक वेल्दी आदमी थे जिन्होंने अपनी सारी वेल्थ जो है वो डोनेट कर दी और वो एक रिलीजियस आदमी बन गए। तो जिसको आप पादरी भी कह सकते हैं, वो पादरी सारी अपनी दौलत उठाकर लोगों पे वो एक पादरी बन गए थे। तो इसकी वजह से उनको यहाँ पर इस चर्च को उनके अगेंस्ट नेम किया गया है, और इसी के साथ जो है उनको बाद में मेरे ख्याल में पेट्रन भी बनाया गया था, पादरी, सबसे बड़ा पादरी भी बनाया गया था बेल्जियम स्टेट का। These bandanas make it hurt. मेरे पीछे जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको बेल्फ्री ऑफ गेट कहा जाता है। इस टावर को 14th सेंचुरी में बनवाया गया था और इसका मकसद था वेटर्स आते हैं जिसके अंदर उससे यहाँ से नज़र रख सके। इस टावर की हाइट ऑलमोस्ट 299 फीट है और ये 14th सेंचुरी में बना था। अब इस टावर की ख़ास बात यह है कि ये सेंट ब्रावो और एक सेंट निकोलस, ये दो चर्चेस के बीच में बना हुआ है, और ये इसको बेसिकली सिटी का सेंटर में भी कह सकते हैं, और पूरा सिटी का व्यू आपको यहाँ से मिलता है। इसी तरह जो है इस में एक गोल्डन ईगल भी रखा गया है, और वो गोल्डन ईगल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बेल्जियम की हिस्ट्री में, और रीज़न बीइंग कि आजकल जहाँ पर भी बेल्जियम को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो उस गोल्डन ईगल से किया जाता है। कैंट में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है, मेरे पास जैकेट भी नहीं है, ठंड भी बहुत सख्त है। व्यूज़ तो बहुत बेहतरीन है लेकिन ठंड अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। लेकिन हम भी ख़तरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, और अभी हमारा दो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। एक हमारी थी जो सेंट ब्रावोस कैथीड्रल था, और उसके बाद हमने कवर किया जो बेल्फ्री का ये बेल्फ्री ऑफ कैंट थी। अब लास्ट स्टॉप यहाँ पर एक कैथीड्रल नहीं सॉरी पैलेस है एक, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है द कैसल ऑफ काउंट्स, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। ये कैसल 1180s में बनाया गया था, और इस कैसल ये बल्कि सबसे ज़्यादा जो प्रिजर्व मिडीवियल एजेस के जो कैसल्स हैं उनमें से ये एक है, और यहाँ कैंट में है। इस कैसल में आपको प्रिजन रूम्स भी मिलते हैं, इसमें चर्च भी है। इसी कैसल में जो है आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पर टॉर्चर रूम्स हैं, इन्होंने वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं जिनके ज़रिए टॉर्चर किया जाता था, और वो सारी चीज़ें इन्होंने। तो अब अगर आप यहाँ पर आएँ तो आई थिंक इसकी 15 यूरोस की टिकट्स है जो आपको पे करनी पड़ती है, और उसमें ऑडियो गाइड जो है वो फ्री मिलती है। तो कैसल का व्यू जो टॉप से आता है वो बहुत बेहतरीन है, आई थिंक कि वर्थ इट है। पूरे सिटी का व्यू आपको यहाँ से मिलता है, और ये कैसल ऑलमोस्ट ही अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। सो इसमें रेनोवेशंस हुई हैं बाद में, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी इनके बाकी कैसल्स में ज़रूरत होती है।
piece by dance, make it hurt. ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से आप अंदर जाएंगे नीचे और ये पूरा कैसे और फिर ऊपर से जो इसका व्यू आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। पूरा सिटी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब जबकि हमारे जाने का वक्त आ गया है कैंट से, तो मौसम भी साफ़ सुथरा हो गया है और धूप भी निकल आई है और अब मुझे ठंड भी उस तरह से नहीं लग रही जिस तरह से पहले लग रही थी। बट अब क्या कर सकते हैं, द शो मस्ट गो ऑन। ऑलमोस्ट 4:35 पर मेरी यहाँ से बस है जो अगेन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मुझे वहाँ पहुँचाएगी और फिर उसके बाद हम दोबारा अपना से ब्रुसेल्स जाएंगे। देन कल हमारा प्लान है इंशाल्लाह एम्स्टर्डम की तरफ जाने का। एम्स्टर्डम की वाइब भी आई थिंक सो कि क्वाइट सिमिलर है कैंट से, क्योंकि उसमें भी इसी तरह ही एक रिवर जो है पूरी सिटी में से पास हो रहा है और वहाँ पर आई थिंक सो कि जो फेरी है जो आपको एक पोर्शन से दूसरी तरफ लेके जाती है वो भी फ्री है। आई थिंक कि वो थोड़ा सा बड़ा है। बट या दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।